सो के क्लास दिस इज द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम यूनिट 4 फर्स्ट टॉपिक गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग सर्विस कंपटीशन। इसके रिगार्डिंग मैं एक हैंडआउट तुम लोग को पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हमने प्रॉफिट लॉजिक और मैन्युफैक्चरिंग का जो लॉजिक है वो दोनों टाइप के फर्म्स में सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग उसमें किस तरह से डिफर करते हैं उसके बारे में हमने बात करी। उसमें एक फंडामेंटल चीज़ जो हैंडआउट में थी वो ये थी कि किसी भी जब भी हम सर्विस फर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की और रेवेन्यू की, तो ये दोनों चीज़ें कॉस्ट और रेवेन्यू हमेशा इनसेपरेबल हैं इन अ सर्विस सेक्टर फर्म, वाइल इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म दे बोथ आर सेपरेबल। यानी कि जो सोर्स है रेवेन्यू का और जो कॉस्ट का जो सोर्स है वो दोनों अलग अलग हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, जबकि सर्विस फर्म में ऐसा नहीं है। अब फर्दर मूव ऑन करते हैं, जब भी हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर के लिए कि वो कौन सी, अगर हम बात करें वो गाइडलाइंस हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कंपटीशन को सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक फंडामेंटल चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है जिनको फॉलो करके तुम अगर अपनी सर्विस सेक्टर की कोई फर्म को स्टार्ट करते हो तो तुम उसमें गारंटी दे सकते हैं हम कि वो एक्सेल कर जाएगी। तब भी एक फंडामेंटल चीज़ ये है कि हमारे पास में एक ब्रॉड फ्रेमवर्क को ज़रूर हम फॉलो कर सकते हैं, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो कम से कम हम गारंटी दे सकते हैं कि हम कंपटीशन को न सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि हम उसे आउटबीट एंड आउटग्रो भी करेंगे, राइट। तो जब भी हम सर्विस सेक्टर फर्म्स की बात कर रहे हैं तो जो कुछ 7 जनरल रूल्स माने गए हैं जो कि पीछे आपके बोर्ड पे दिखाए गए हैं, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इन फंडामेंटल रूल्स को, तो आप जरूर से सर्विस सेक्टर में कंपटीशन को सर्वाइव कर सकते हैं। आज मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ रूल नंबर 1 की जो जनरल अप्रोच है। ये जो 7 रूल्स हैं ये बेसिकली क्रिश्चियन रूल्स की एक बुक है और सर्विस मैनेजमेंट उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो जनरल अप्रोच के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो फंडामेंटल चीज़, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर्विस सेक्टर फर्म्स को ये समझना जरूरी है कि सर्विस सेक्टर फर्म्स के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनके लिए क्रिटिकल रिसोर्स होते हैं। क्रिटिकल रिसोर्स ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, और आई होप कि तुम लोग ये टर्म क्रिटिकल रिसोर्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ चुके हो। इसी तरह और यही एम्प्लॉयज़ जो होते हैं क्रिटिकल रिसोर्स भी होते हैं और साथ में यही एम्प्लॉयज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं बॉटलनेक भी बन सकते हैं। फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तुम्हारे लिए किस तरह से काम करते हैं, वो बॉटलनेक की तरह काम कर रहे हैं या फिर क्रिटिकल रिसोर्स की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि उनका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब क्लास जब भी हम जनरल अप्रोच की बात करें तो देखिए समझना कि आज की डेट में अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, चाहे सिनेरियो कितना ही बदल गया हो लास्ट डिकेड से आज की डेट में, आज के सिस्टम ज़्यादा ऑटोमेटेड हो चुके हैं, आईटी सिस्टम ज़्यादा बेटर है हमारे पास में, ऑपरेशनल सिस्टम ज़्यादा बेटर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में बहुत बेटर हो चुका है इन कंपेरिजन टू लास्ट डिकेड। लेकिन आज भी जो की एस्पेक्ट है वो एम्प्लॉयज़ ही हैं। तो एम्प्लॉयज़ की बेटर केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल अप्रोच भी इसी फंडामेंटल एस्पेक्ट को टच करती है। वो कहती है कि फंडामेंटली हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो फ्रंट एंड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कस्टमर से डील कर रहे हैं वो हमेशा कंसल्टेंट की तरह ही काम कर रहे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस चीज़ को समझो कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एम्प्लॉय कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी हर बार एक यूनिक सिचुएशन से डील कर रहा होगा। जब भी वो एक यूनिक सिचुएशन से डील कर रहा होगा तो बहुत ज़रूरी है कि उसके पास में कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स हों जिनसे कि वो यूनिक सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो वो सर्टेन एस्पेक्ट्स एम्प्लॉय के अंदर जो है बहुत ही हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होना चाहिए। दूसरा कहा गया है कि हमारे पास में जो एम्प्लॉय है उसके अंदर मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए और उसके पास में वो रिक्वायर्ड स्किल सेट उस एम्प्लॉय उस इंडस्ट्री का ज़रूर होना चाहिए जिस सेक्टर में वो है। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी, हालांकि इनमें से कोई भी 2 चीज़ें होंगी तो भी वो अनफुलफिल्ड ही रहेगा। वो कस्टम मेड सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो टेलर मेड सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाएगा। यानी कि वो सिर्फ अगर कुछ रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिपीटेड स्ट्रक्चर्स हैं और उनमें वो रिपीटेड सिचुएशंस आती हैं तो वो सिर्फ उन्हीं को हैंडल कर पाएगा अगर उसके पास इन 3 एस्पेक्ट में से सिर्फ कोई 2 ही एस्पेक्ट हैं। तो तीनों एस्पेक्ट्स जब तक उसके पास में नहीं होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी हैंडल कर पाएगा। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल समझना है तो इस क्लासिकल एग्जांपल को समझो तुम उबर ईट्स और स्विगी को। स्विगी और उबर ईट्स आज में दोनों के मार्केट शेयर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो विजिबल डिफरेंस क्यों है, इस फंडामेंटल चीज़ को समझने के लिए तुम्हें समझना होगा तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट को। जब भी तुम स्विगी की बात करते हो, स्विगी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, इसके कंपैरिजन में उबर ईट्स का नहीं है। उबर मार्केट में उसको ऐसा लगा कि वो मार्केट में पहले आई हुई है और वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में है, तो उसको लगा कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड डिलीवरी आर बेसिकली वन 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, जबकि ऐसा नहीं था। बहुत सारे फंडामेंटल माइन्यूट नुआंसेस थे जिनको समझना ज़रूरी था जब आप फूड डिलीवरी की ऐप की बात कर रहे हो
इन कंपैरिजन टू जब आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करें। स्विगी के एम्प्लॉयज़ को जिस तरह से ट्रेन किया गया, उन्हें जिस तरह से इक्विप किया गया कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, उस तरह से उबर अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशियली नहीं हैंडल कर पाया, जिसका फंडामेंटल इनका जो बेसिस था वो ये था कि वो मार्केट को उस तरह से समझ ही नहीं पाए जिस तरह से स्विगी ने समझा। मार्केट को समझने में ही उन्हें इतना टाइम लग गया, उतने टाइम में जो उनके एम्प्लॉयज़ थे स्विगी के, वो उतना उससे कई गुना ज़्यादा बेटर इनपुट अपने ऊपर लेवल के मैनेजमेंट को पहुंचा चुके थे। ओके क्लास, थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड एनालिसिस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।